अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी जनाब, लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है तो बताएं, अगर नहीं तो हम इसको आज वाइंड अप करें। कोई सवाल नहीं है किसी का? जो बंदा मैन्युफैक्चरर भी हो और साथ एक्सपोर्टर भी हो, उसे हम मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर बोलते हैं। चलें जी। कल हम वैल्यू सप्लाई डिस्कस कर रहे थे। वैल्यू सप्लाई की हमने डेफिनेशन देख ली थी, क्या होती है उसके बारे में हमने क्लियर डिस्कशन कर ली थी। हमने देख लिया कि अगर एफ बी आर वैल्यू डिटर्मिन कर दे तो हम वही वैल्यू लेते हैं, और डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या था हमने वो भी देख लिया। तो कल इसके ऊपर डिटेल हमारी डिस्कशन हो चुकी हुई थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वेरियस सिनेरियोज हैं। इन सिनेरियोज में हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरह से डिटर्मिन करनी है। पेपर में आपको आएगा कि जी बताएं कि अगर सप्लाई बिटवीन एसोसिएटेड पर्सन की गई है तो वैल्यू सप्लाई किस तरह से डिटर्मिन होगी, ये पूछ सकता है। पेपर में पूछ लेगा कि जी आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें बेची हैं, आप मार्कअप ले रहे हैं, आप सरचार्ज ले रहे हैं, आप प्रीमियम ले रहे हैं, बताएं जी वैल्यू सप्लाई किस तरह से डिटर्मिन होनी है, और ये पूछ सकता है। न्यूमेरिकल्स में ये एडजस्टमेंट जो है वो आपको आ सकती हैं। तो ये सिनेरियोज है। सबसे पहले है नॉर्मल केस। नॉर्मल सिनेरियोज में वैल्यू सप्लाई क्या होगी? तो नॉर्मल सिनेरियोज में वैल्यू सप्लाई वो वैल्यू है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है। मतलब वो अमाउंट जिसके अंदर तमाम फेडरल एक्साइज, फेडरल ड्यूटीज, प्रोविंशियल ड्यूटीज, तमाम टैक्सेस वगैरह शामिल हैं एक्सेप्ट सेल्स टैक्स, वो हमारी वैल्यू सप्लाई कहलाती है। मतलब आप जाते हैं मार्केट में, आप गुड्स परचेज करते हैं, उन गुड्स के लिए जो आप पेमेंट करते हैं वो जो पेमेंट एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट हो रही होती है। नॉर्मल सिनेरियो से ही जो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, ये डेफिनेशन नॉर्मल सिनेरियोज की ही वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद अगर आप कोई सामान, कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया, प्रोडक्ट ए, इसमें से 300 रुपया आपने कैश में पे कर दिया और साथ में आपने कोई अल्टरनेटिव गुड्स दे दी, इन काइंड चीज दे दी। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल परचेज करना होता तो आप कैसे परचेज करते हैं? आप जाते हैं, आप मोबाइल के लिए थोड़ी बहुत पेमेंट करते हैं और जो पुराना मोबाइल होता है वो साथ गिवन कर देते हैं। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं वो पार्टली इन कैश है और पार्टली इन काइंड है, तो फिर क्या होगा? फिर सिंपल सी बात है कि जो हमने गुड्स दी होंगी, जो हमने सामान दिया होगा, उस सामान की जो मार्केट प्राइस होगी कि ये सामान मार्केट में से कीमत ये है, वो प्लस जो हमने कैश दिया होगा, वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रीट हो रही हो। इज दैट क्लियर? जैसे आप मोबाइल फोन लेने जाते हैं, वो कहता है जी मैंने ये मोबाइल फोन लेना है, कहता ठीक है ये मैंने देना है। आप कहते हैं ठीक है, ये आपने मोबाइल फोन दिया, प्लस आप 30,000 कैश देते हैं और बदले में आप 1 लाख रुपए का मोबाइल ले आते हैं। इसका मतलब जो आपने मोबाइल फोन दिया इसकी कीमत कितनी थी? 70,000 रुपया थी। तो अगर आप कोई कंसिडरेशन पे कर रहे हैं जिसमें पार्टली इन काइंड है या फुली इन काइंड है, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, जो उसकी मार्केट प्राइस होती है, वो हम लेते हैं, उसको हम कंसीडर कर रहे होते हैं अपने नए प्रोडक्ट की वैल्यू सप्लाई डिटरमिन करने के लिए।
ये पॉइंट क्लियर है? ये वाला पॉइंट अभी तक पास्ट पेपर में नहीं पूछा गया। ये वाला पॉइंट पास्ट पेपर में नहीं पूछा गया, इसलिए इसके आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। देर आर मच चांसेस कि ये पेपर में आपको आ सकता है, न्यूमेरिकल्स में आ सकता है कि जी आपने गुड्स परचेज की हैं, जो गुड्स आपने परचेज की हैं उसमें से आपने इतनी कैश में पेमेंट की है, उसके बदले में आप अपना पुराना कोई ये एसेट दे आए हैं, उसकी आपकी WDV ये थी, आपने इतने का लिया था, जिस दिन आपने दिया उस दिन ये था, तो आपने उसकी मार्केट वैल्यू डिटर्मिन करनी है। तो ये आपको पेपर में न्यूमेरिकल में सिनेरियो गिवन कर सकता है, तो उसके लिए ज़रा रेडी रहिएगा, ठीक है। ये पेपर में मल्टीपल टाइम टेस्टेड है कि आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्या किया है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने क्या करना है, आपने चीज़ें बेच रहे होते हैं। अब आप बताएं ज़रा, इंस्टॉलमेंट के ऊपर जब हम सामान बेचते हैं, हम सस्ता बेचते हैं कि महंगा बेचते हैं? आप जब भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर सामान बेच रहे होते हैं, आप सस्ता बेच रहे होते हैं कि महंगा बेच रहे होते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आप जाके कैश के ऊपर इंस्टॉल सामान लेते हैं, कैश पे उसकी कीमत ₹1,00,000 है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी उसकी कीमत ₹1,00,000 ही हो? कभी ऐसा हुआ है? आंसर इज नो। अगर कैश ₹1,00,000 का है, किस्तों पे लेंगे तो वो आपको 1,40,000 की पड़ेगी। ऐसे ही होगा ना? तो ये जो एडिशनल अमाउंट ले रहा है, ये क्या है? ये मार्कअप है, इंटरेस्ट है, ऐसे ही है, मार्कअप है, इंटरेस्ट है। आप कैश सेल्स करते हैं, आप कहते हैं जी कैश पे खरीदना है, ये प्रोडक्ट इतने का है, अगर उधार लोगे तो इतने होगे, तो आप मार्कअप या इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर रहे होते हैं। रिमेंबर, ये जो मार्कअप या इंटरेस्ट वगैरह आप चार्ज कर रहे होते हैं, इसके ऊपर भी सेल्स टैक्स नहीं लगता। तो कभी भी जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप जो चीज़ बेचेंगे, आप 140 आपकी वैल्यू सप्लाई नहीं होगी, बल्कि ये मार्कअप एक्सक्लूड करने के बाद ये ₹1,00,000 ही क्या है, आपकी वैल्यू सप्लाई ट्रीट हो रही होगी। ये जो मार्कअप होता है, ये सरचार्ज है, ये क्रेडिट सेल्स वगैरह में चार्ज कर रहे होते हैं, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होता। अगर पेपर में वो आपको क्या देता है कि जी आपने क्रेडिट परचेजेस की हैं, या आपने क्रेडिट पे सेल्स की हैं, कैश सेल कर रहे हैं 50,000 रुपये की, अगर आप उधार पे सेल करेंगे तो 60,000 लेंगे, बताएं जी वैल्यू सप्लाई क्या है, तो वैल्यू सप्लाई आपकी 50,000 ही कंसिडर होगी। जो 10,000 आप ये मार्कअप ले रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसके ऊपर कभी भी हम सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर रहे होते। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट सब क्लियर है? उसके बाद एसोसिएटेड पर्सन्स में अगर सप्लाई हो रही है, कल हमने एसोसिएट्स पढ़े थे कि एसोसिएट्स क्या होते हैं। अब आप खुद बताएं, जब एसोसिएट्स अगर उसमें हम सप्लाई कर रहे होंगे, तो क्या हम सस्ता बेचेंगे कि महंगा बेचेंगे? खुद बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो जाती है, और आप शादी के बाद आपने अपना एक सुपर स्टोर खोला हुआ है, और आपकी उनके अबू आए हुए हैं, मतलब अपने अबू अबू होते हैं, और उनके अबू अबू जान होते हैं। जब उनके अबू आए हुए हैं, अबू जान आए हुए हैं, तो आपने क्या करना है? अच्छा, पहले यामिन कर ले, पहले पेपर पे पास कर ले पापा। तो उनके अबू आए हुए हैं, अब उनके अबू को कोई सामान चाहिए, क्या आप उनके अबू से कोई सामान के पैसे ले सकते हैं? खुद बताएं। अपने अब्बा जी आएंगे ना, आप कह देंगे अबू जी देखें ये तो दुकान है,
अगर आप सामान ले जाएंगे लॉस हो जाएगा, चलिए इतने का खरीदा इतने का दे जाए, ऐसे ही होगा ना। लेकिन अगर अब्बू जान आए हुए हैं या उनके अब्बू आए हुए हैं तो आप उनसे पैसे ले सकते हैं? नहीं लेंगे। आप बल्कि उनको साथ पैसे भी दे के भेजेंगे कि ये पैसे भी ले जाएं, ये सामान भी ले जाएं, ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना, टैक्स वालों को ही पता है कि आप ऐसे ही करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया है कि जब एसोसिएट्स में सप्लाई हो रही होती है, जब एसोसिएटेड पर्संस को हम सप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें आप मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं सप्लाई करते, आप लेस देन मार्केट वैल्यू पे सप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कह दिया है कि जब भी एसोसिएटेड पर्सन में सप्लाई होगी तो आपकी वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल केस वाली, वो ली जाएगी, या ओपन मार्केट प्राइस जो है वो ली जाएगी, विच एवर इज हायर, जो उन दोनों में से हायर हो। मतलब नॉर्मल वो कितने का प्रोडक्ट बेचते हैं या उसकी मार्केट प्राइस क्या है, जो दोनों में से ज्यादा होगी वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर होगी इन एसोसिएटेड पर्सन। ये भी पेपर में टेस्टेड नहीं है, इसके आने के चांसेस भी जो हैं वो काफी ज्यादा हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। जी जनाब, ये क्लियर है। ओपन मार्केट प्राइस फिर मार्केट में कीमत होती है वो। आज के दिन आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदने जाएं, आपको प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, दैट इज योर ओपन मार्केट प्राइस। नॉर्मल केस जिसके ऊपर आप सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं, नॉर्मल फेयर मार्केट वैल्यू और ओपन मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होती है। नॉर्मल केस का मतलब है कि नॉर्मल आप जो कस्टमर्स को जिस कीमत पे बेच रहे हैं वो वाली। सेल्स टैक्स लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, बट लेंगे हम मार्केट वैल्यू के ऊपर या नॉर्मल वैल्यू के ऊपर, जो उसमें से हायर होगी। दोनों में कीमतों में हम क्या करेंगे, हम टैक्स चार्ज कर रहे होंगे, इन वैल्यू के ऊपर टैक्स चार्ज होता है। सेल्स टैक्स कभी भी इनमें इंक्लूसिव है ही नहीं, सेल्स टैक्स हमेशा एक्सक्लूसिव होता है। हम वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं किस वैल्यू के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। मार्केट प्राइस लाजमी है, वो होती है, आप डिस्काउंट पे भी चीजें बेच सकते हैं। मार्केट में चीज 100 रुपए की आप 90 रुपए की बेच रहे हैं। फेडरल और प्रोविंशियल ड्यूटीज, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गई है, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज वगैरह हो जाती हैं, और भी कोई प्रोविंशियल टैक्सेस वगैरह हैं, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। पॉइंट टू में लाख की वैल्यू सप्लाई कंसिडर होगी। जी जनाब, बताएं, और भी सवाल है तो वरना आगे चले।
क्या हमने यहाँ पे सरचार्ज की बात की है? आगे चलें यहाँ से। इस पेज के ऊपर इन चारों सिनेरियोज में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, वरना हम आगे चलेंगे। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ तो आपने कल का लेक्चर नहीं लिया या आप फोकस नहीं है। वैल्यू सप्लाई क्या है कि हम कीमत डिटरमिन कर रहे हैं जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाना है। हमने कहाँ पढ़ा है कि सेल्स टैक्स इसमें शामिल है? बताएं जरा। कल से लेके अभी तक हमने कोई ऐसी बात की है जिसमें सेल्स टैक्स शामिल हो? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम किस चीज को पढ़ रहे हैं? उस वैल्यू को जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाना है। मतलब क्या कहूँ मैं? हमने वैल्यू डिटरमिन करनी है कि इस प्रोडक्ट की क्या कीमत होगी, फिर उस वैल्यू के ऊपर हमने सेल्स टैक्स यहाँ पे चार्ज करना सीखना है। तो ये बात हम कर रहे हैं। पता नहीं आप किस दुनिया में बैठे हुए हैं। उसके बाद है हमारे पास इंपोर्टेड गुड्स। आपके सिलेबस में इंपोर्ट्स नहीं है, इसलिए ये कस्टम ड्यूटी वगैरह जो है इसको ऐड करना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंपोर्ट्स के चक्करों में सिंपल आप क्या लेंगे, आप जो भी वैल्यू होगी, जितने की चीज़ें इंपोर्ट की होंगी, पेपर में आपने उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स चार्ज कर लेना है। होता क्या है, वैसे मैं आपको एग्जांपल्स पे समझा देता हूँ, बट ये आपके सिलेबस से रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1000 रुपए की कोई गुड्स वगैरह इंपोर्ट की हैं, आप 1000 रुपए की गुड्स इंपोर्ट करेंगे, आप उसके ऊपर 20% जो है कस्टम ड्यूटी पे करेंगे। तो 1000 रुपए की गुड्स, उसके ऊपर 20% कस्टम ड्यूटी पे की, तो वो चीज होगी 1200 रुपए की। फिर उसके ऊपर जब आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप उसके ऊपर 10% क्या करेंगे, एफईडी पे करेंगे। तो इस 1200 का 10% लेंगे, 120, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा 1320 का। फिर इस 1320 पे क्या किया जाएगा, 17% सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा, जो होगा 224 का। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इस तरह से हम सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। मतलब जो मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू है, जो मेरे पास प्रोडक्ट की कीमत है, उसको पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कस्टम ड्यूटी के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करता हूँ एफईडी के साथ, जो इसका जवाब आता है ये मेरी वैल्यू है। फिर इस वैल्यू के ऊपर क्या किया जाता है, सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होता है। अब आप लोगों के सिलेबस में ये नहीं है कि आप पहले 20% मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। ये आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। आपको पास जब भी इंपोर्ट होगी, आप इंपोर्ट पे यही वाली वैल्यू यूज करते हैं। मींस इंपोर्ट के केस में हमारी अजम्पशन होती है कैफ में कि इसमें इंपोर्ट के केस में कस्टम ड्यूटी भी शामिल है, एफईडी सब कुछ बीच में शामिल है। हमने सिंपल क्या करना होता है, हमने सिंपल उसके ऊपर टैक्स लगाना होता है, 17% सेल्स टैक्स चार्ज कर देते हैं। तो एक कस्टम ड्यूटी, एफईडी, ये ऐड करना आपने नहीं सीखनी। जो आप गुड्स इंपोर्ट की होंगी, उस गुड्स की जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर हम 17% टैक्स लगा देंगे। तो ये इंपोर्ट के केस में हम इस तरह से इसको लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपने इंपोर्ट किया है या जो आपने सेल किया है, एफबीआर को पता लग जाए कि यार आपने ना वैल्यू सही डिक्लेयर नहीं की, तब वो उसकी वैल्यू किस तरह से डिटरमिन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
सिविक या ग्रैंडी या कल्टस, इनको पाकिस्तान में बेचेंगे तो इनकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन करना आसान है कि मुश्किल है, जरा बताएं। आपने एक 0 मीटर सिविक किसी बंदे को बेची है और आपके मैंने 20 लाख की बेची है, क्या एफबीआर मान लेगा? कहेगा नहीं भाई बकवास कर रहे हो, ये तो है इस वक्त 80 लाख रुपए की, ये तो इतने की हो नहीं सकती। क्यों? बिकॉज उसकी रेडिली मार्केट प्राइस अवेलेबल है। ऐसे ही है, आपके जी मैंने टुसॉन जो है वो मैंने 10 लाख रुपए की बेची, 0 मीटर टुसॉन 10 लाख की बेची है। अगले दिन आप थाने बैठे होंगे और आपको ना चित्रोल आपकी हो रही है क्योंकि आपने झूठ बोला। क्यों? बिकॉज उसकी मार्केट वैल्यू डिटर्मिन है। लेकिन अगर आप टेस्ला इंपोर्ट करें, क्या टेस्ला की मार्केट वैल्यू है हमारे मुल्क में? अगर आपने एक टेस्ला मॉडल 3 मॉडल वाई इंपोर्ट किया है और आपके ये तो मुझे पड़ी ही 30 लाख रुपए की है, अब अब एफबीआर कहां से पता करेगा? मार्केट में जाएगा, मार्केट में तो उस गाड़ी की वैल्यू नहीं है। फिर वो क्या करेगा? क्योंकि उसको ही पता है कि 30 लाख रुपए की टेस्ला नहीं हो सकती, 30 लाख की तो कल्टस आती है, 30 लाख की टेस्ला नहीं हो सकती और मार्केट में उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही। तो क्या करेगा? फिर एफबीआर क्या करेगा? एफबीआर एक वैल्यूएशन कमेटी बिठा देगा, एक वैल्यूएशन कमेटी बिठा देगा कि भाई साहब ये कमेटी है, उसमें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के बंदे होंगे, उसमें से ट्रेड डिपार्टमेंट के जो भी रेलेवेंट एरिया होगा उसके बंदे होंगे, और वो फिर क्या करेंगे? वो मार्केट रिसर्च करके उसकी फिर प्राइस डिटरमिन कर रहे होंगे। तो ये जो वैल्यूएशन कमेटी प्राइस डिटरमिन कर देगी वो हमारी क्या कंसीडर होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर होगी, और उस वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर क्या किया जाएगा? सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर है? इस पेज के ऊपर दोनों सिनेरियोस क्लियर है सबको? आगे चलें। अब है टॉल मैन्युफैक्चरर्स। टॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? कभी आप लोग दुपट्टा डाई करवाने गए हैं? कपड़ा आपके, कलर आपके, अगला बंदा सिर्फ और सिर्फ उसको रंगने के पैसे चार्ज कर रहा होता है। हकीकतन वो पैसे किस चीज के चार्ज कर रहा है? जो उसने वैल्यू एडिशन सर्विसेज दी हैं। ऐसे ही होता है। सिमिलरली सिमिलरली आप कल को जाते हैं, आप अपनी बुक्स वगैरह पब्लिश करवाते हैं। अब वो पब्लिशर किसके पैसे चार्ज करेगा? जो उसने बुक्स प्रिंट की होंगी, जो उसने बुक पब्लिश की होंगी, वो उसके पैसे चार्ज कर रहा होगा। बिकॉज किताब तो मेरी है, कागज मार्केट से खरीद दिया था। उसने किसके पैसे लिए हैं? उसने सिर्फ उस पब्लिशिंग कॉस्ट के पैसे लिए हैं। तो वो जो टॉल मैन्युफैक्चरर होते हैं वो जितना काम करते हैं, वो जो उस काम की जो उन्होंने वैल्यू एडिशन की होती है उसकी जो वो हमसे अमाउंट मांग रहे होते हैं, वो उनके लिए क्या होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज हो रही होगी। अगर उसने एक किताब का 100 रुपया लिया है तो वो 100 रुपया उसके लिए क्या होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, कि जितनी उसने गुड्स में वैल्यू एडिशन की है उस वैल्यू एडिशन की जो वो हमें रिसीट देगा वो उसके लिए क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होगी। ये क्लियर है?
अब इसमें से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये चारों सिनेरियोज जो हैं ये न्यूमेरिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली आ सकते हैं। इसके अलावा ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकली आ सकता है। ये वाला सिनेरियो जो है ये सिंपल और सिंपल रीड ओनली है, ये सिर्फ आपने एक दफा पढ़ना ही है। फिर इस सिनेरियो की बात करें, ये भी आपका रीड ओनली है, ये आपने सिर्फ पढ़ना ही है। ये जो सिनेरियो ना ये वाले, ये तीन सिनेरियोज जो बाकी हैं ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको सिर्फ सुन लें, इनको एज इट इज मतलब इनको रटे मारने की जरूरत नहीं है। अब ये तीन सिनेरियोज आ रहे हैं जो थोड़े से हमारे स्कोप से बाहर निकल जाते हैं। पहले है कि जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब जो प्राइवेट बिजली बना रहे हैं, जो बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, वो किस वैल्यू के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। सिंपल जो उनकी एनर्जी परचेज प्राइस होगी वो उसके ऊपर क्या कर रहे होंगे, वैल्यू ऑफ जो सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होगा। कि जो उन्होंने एनर्जी प्राइस पे की है उसके ऊपर जो प्रीमियम वगैरह पे कर रहे होंगे, वो चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन जो बोनस होंगे, सप्लीमेंट चार्जेस वगैरह होंगे, ये वैल्यू सप्लाई में शामिल नहीं होंगे। आपने सिंपल यही याद रखना है कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के लिए जो एनर्जी परचेज प्राइस है वही उनके लिए वैल्यू सप्लाई होगी। इसके अलावा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जैसे SNGPL है, सुई नॉर्थर्न गैस लिमिटेड, SSPL है, सुई सदर्न गैस प्राइवेट लिमिटेड, उसके अलावा लेस्को है, ISCO है, फेस्को है, मेपको है, गेपको है, ये तमाम कंपनी जो बिजलियां डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, जो आप घर में बिल भेजती हैं। अगर आप अपने अभी क्लास के बाद ना अपने घर का बिल देखिएगा तो आपको समझ आएगी कि बिल कैसे बना होगा। वो जिस अमाउंट के ऊपर वो बिल में सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं वो आपकी क्या होती है, वैल्यू सप्लाई होती है। वो बिल पकड़िएगा, उस पर लिखा होगा कि टोटल कॉस्ट ये है, इसमें सरचार्ज ये है, वो एक जमा करके उसके बाद उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया होता है। वो जिस अमाउंट के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं वो क्या होती है, वैल्यू सप्लाई होती है, कि आपने इतनी मालियत की बिजली कंज्यूम की है और इस बिजली के ऊपर इतना सेल्स टैक्स है जो आपके बिल में शामिल होता है। तो ये आप लोगों की वैसे एक असाइनमेंट है कि आप लोगों ने अपने घरों के बिजली के बिल पकड़ के उसमें देखना है कि लास्ट मंथ के बिल में कितना कितना सेल्स टैक्स आपने गवर्नमेंट को पे किया है। तो जो बिल होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, रेंट है, कमीशन है, जितनी फेडरल ड्यूटीज, लोकल टैक्सेस, प्रोविंशियल ड्यूटीज, ये सब कुछ शामिल होता है। ये सब कुछ शामिल करने के बाद फिर इसके ऊपर क्या लिया जा रहा होता है, सेल्स टैक्स लिया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये भी सिर्फ आपका रीड ओनली है, इसको ऐसे चीज याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने अपना क्या करना है, आपने अपना बिजली का बिल लाजमी देखना है। उसके अलावा ये है, ये जो गाड़ियों में काम करते हैं कार डीलर्स होते हैं, कि पुरानी गाड़ी ली, पुरानी गाड़ी में थोड़ी सी वैल्यू एडिशन की और उसको बेच दिया। अब आप गाड़ी लेते हैं ओल्ड 4 लाख रुपए की, तो 4 लाख की तो गाड़ी क्या बाइक भी नहीं आती, तो YBR G भी 3.5 लाख होने वाला है। आप उसमें फास्ट एंड फ्यूरियस से इंस्पायर होके, आपने उसमें विन डीजल से इंस्पायर होके आप विन पेट्रोल बन गए, और आप विन पेट्रोल बन के आपने उसमें रॉकेट का इंजन लगा दिया, और रॉकेट का इंजन लगाने के बाद आप वो गाड़ी बेच रहे हैं आप 10 लाख रुपए की। तो पुरानी गाड़ी ली, उसमें वैल्यू एडिशन की, वैल्यू एडिशन करने के बाद अब आप उसको महंगा बेच रहे हैं। इसकी वजह से कितना प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, 6 लाख का। ये जो 6 लाख होगा ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, कि गाड़ी कितने की आप बेच रहे हो, गाड़ी कितने की खरीदी थी, जो इनमें डिफरेंस होगा वो आपकी क्या होगी, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। इज दैट क्लियर? इस पेज के ऊपर जितने सिनेरियोस लिखे हुए हैं, क्या ये सबको क्लियर है?
कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन बाय एनीवन, लेट मी नो। अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। अब आखिरी है हमारे पास सिमिलर सप्लाई। सिमिलर सप्लाई, एक जैसी सप्लाई। याद है वो आमिर जैकब के शो में होता था, एक जैसे कपड़े, एक जैसे कपड़े पहने होते थे तो उनको मजीद वर्दा के लोन दे देता था। तो वही चीज है कि एक जैसी सप्लाई हो रही है, मतलब ऐसे गुड्स जिनकी क्वांटिटी, जिनके करेक्टरिस्टिक्स, जिनके कंपोनेंट्स, जिनकी वैल्यू अगर सब कुछ सेम है, उसे हम कहेंगे ये सिमिलर सप्लाई है। सिंपल इज दैट केस। सिमिलर सप्लाई क्या होती है कि वो गुड्स जो करेक्टरिस्टिक्स में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, कंपोनेंट्स में सेम होती हैं, वो हमारी क्या है, वो हमारी सिमिलर सप्लाई कहला रही होती हैं। जी जनाब, ये क्लियर है। जितने की गाड़ी उस पर खर्चा नहीं भाई, जरा साबुन स्लो है। जितने की गाड़ी खरीदी थी, जितने की बेची है, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस का डिफरेंस लेंगे, वो जो बेनिफिट हुआ है वो आपकी वैल्यू सप्लाई है। 4 लाख की गाड़ी लेके 6 लाख रुपए की बेची है, कितना मुनाफा कमाया है? 2 लाख का कमाया ना। तो ये वैल्यू सप्लाई है आपकी। जी जनाब, ये क्लियर है। तो भाई वो एक्सपेंस होता रहे। सेल्स टैक्स में कहीं पे हमने एक्सपेंसेस पढ़े हैं अभी तक? ऐ बिला वजह का जर्दा बना के बैठ जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ सोच रहे होते हो। हम यहाँ पे सेल्स टैक्स में क्या पढ़ रहे हैं? सेल्स के ऊपर हमने टैक्स लगाने। क्या सेल्स का एक्सपेंसेस के साथ ताल्लुक है? भाई हमारा यहाँ पे ये नहीं है आपको प्रॉफिट, सेल्स टैक्स वालों को कोई कंसर्न नहीं है आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। हमारा से कोई कंसर्न नहीं है। हमारा है चीज बिकी है टैक्स ले लो, चीज खरीदी है टैक्स दे दो, दैट्स इट। चीज बेच रहे हो टैक्स लो, चीज खरीद रहे हो टैक्स दो। प्रॉफिट लॉस से हमारा कोई कंसर्न नहीं है सेल्स टैक्स में। ये चीजें हैं इनकम टैक्स की, वो इनकम टैक्स में पड़ेंगे। यहाँ पे हम नहीं बात करें प्रॉफिट लॉस। गॉट इट? खत्म। सेल्स टैक्स डेफिनेशन हमारी यहाँ पे समाप्त होती है, वाइंड अप होती है। आपका फर्स्ट टेस्ट जो है वो इसके ऊपर ही है, चैप्टर नंबर 1। और जितनी हमने डेफिनेशंस की है ये आपके फर्स्ट टेस्ट का पार्ट बनेगी। तो कल आपका टेस्ट है, ये आप लोगों ने देना है। हम इसको यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। कल हम यहाँ से ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी सेल्स टैक्स के प्रोविजंस वगैरह हैं, कल हम उसको स्टार्ट करेंगे। और वो मैक्सिमम जो है वो 4 या 5 दिन की बात है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एंड प्रोबेबली हम अगले वीक में, अगले से अगले वीक में हमारा सेल्स टैक्स डन हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। कल क्लास भी है, टेस्ट भी है। टेस्ट शाम को 6 बजे है, क्लास दोपहर को 2 बजे है। जी जनाब, कोई सवाल है तो बताएं वरना वाइंड अप करूँ। 60 आवर्स होते हैं टेस्ट सबमिट करवाने के लिए। 60 घंटों में आपने टेस्ट सबमिट करवाना होता है। आपने ड्राइव चेक की है अथर? मैं इस वक्त बैठा हूँ, वैसे तो आप लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि नहीं नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त बैठा हूँ मैं, जाकर देखें कि यार ड्राइव के ऊपर स्लाइड्स मौजूद हैं कि नहीं मौजूद।
चेक आप लोग करते नहीं है, खुद तो कुछ करना नहीं होता और वैसे एग्जाम लगाने आ जाते। क्यों भाई, कोई बच्चा कंफर्म कर ले क्या ये इस वक्त अवेलेबल है कि नहीं गूगल ड्राइव के ऊपर। तो फिर चेक तो किया करें। कल भी यही हुआ कि वीडियो चेक नहीं की और यहाँ पे ग्रुप में बिला वजह का मैस क्रिएट किया, वो सारी वीडियो अपलोडेड नहीं है, वीडियो अपलोडेड नहीं है। इसके इतने पास पेपर्स नहीं है, सेल्स टैक्स डेफिनेशन के एज इट इज पास पेपर नहीं है। इसके डेफिनेशंस के पास पेपर, सेल्स के पास पेपर आएंगे आगे जाके न्यूमेरिकल्स के साथ, तो इसके एज इट इज पास पेपर नहीं है। लेकिन इसको अच्छी तरह करना, पूछे क्यों, बिकॉज टेस्ट मैंने खुद बनाया हुआ है। तो इसलिए फिर कह रहा हूँ कि इन स्लाइड्स को अच्छी तरह एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये जो विद एनोटेशन है, इस पे सारा लिखा हुआ है, मैं ये भी शेयर कर दूंगा आपके साथ ना, ताकि आपके लेक्चर नोट सब कुछ कंप्लीट रहे। इनको अच्छी तरह कीजिएगा कि टेस्ट मैंने बनाया है, मज़ा आएगा आपको करने का अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं। वैसे भी जो लेक्चर्स नहीं ले रहे उनका हम पता है, जो टेस्ट नहीं देंगे वो ग्रुप से निकलते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये चीज़ बस याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।